गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सामाजिक जीवन परिचय में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का जो सबसे बड़ा भाग है सऊदी अरब, इसके बारे में बताऊंगा। आप वर्ग हैं पंचम के, आपका ये पाठ भी पंचम है, 5 है, और वीडियो का भाग ये दूसरा है, इस पाठ का दूसरा भाग है। तो मैं यहाँ आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि सऊदी अरब का इतिहास क्या है। कल के वीडियो में मैंने बताया कि पूरे दुनिया में जितना भी देश है उन सारे देशों में सिर्फ सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जिसका नाम उसके वंश के नाम से आ रहा है, और उसका वंश का क्या नाम अल सऊद नाम है। उसका वंश का नाम अल सऊद, और अल सऊद के ही नाम से सऊदी अरब पड़ा है। ये मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप देखेंगे क्या, इसमें बहुत सारी बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये भी बताया था कल कि सऊदी अरब जो है वो 7 देशों से घिरा हुआ है। इराक है, कुवैत है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है, ये सब है। लेकिन इन सारे देशों में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब जो है 2 प्रमुख समुद्र से भी घिरा हुआ है। इसमें 2 प्रमुख समुद्र क्या है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो सऊदी अरब जो है वो पूरा का पूरा चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके बारे में भी मैंने कल बताया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल, जैसे कि लाल सागर, ये लाल सागर जो है वो यहाँ से ये जल का भाग है। फिर नीचे आपका पूरा अरब सागर आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा हिंद महासागर आता है। फिर इधर अरब सागर आ जाता है, अरब सागर, और यहाँ से आप ओमान की खाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर फिर फारस की खाड़ी देख रहे हैं, ये आता है। तो आप जान लीजिए इस चारों तरफ से ये तो जल से घिरा हुआ है। अफसोस की ये बात है कि ये सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, सिर्फ ये पार्ट जो है ये अफ्रीका को छूता है। तो चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ है, फिर भी इस सऊदी अरब में बहुत सा ऐसा, मान लीजिए बहुत ही कम ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि होती है, जो मैं आगे बताऊंगा। सऊदी अरब मुख्य रूप से आप देखते हैं, इधर आपको पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पूर्व में फारस की खाड़ी है। ये दोनों के बीच की भूमि है। सऊदी अरब लाल सागर फारस की खाड़ी के बीच की भूमि है, जो मैं यहाँ भी आपको लिखा हूँ। और ये संकीर्ण तटीय पेटियों के साथ साथ, ये जो तटीय का मतलब होता है जल के किनारे वाला भाग, तो ये सब तटीय भाग हो गया। ये तटीय भाग के साथ साथ यहाँ पर इसको एक से एक पहाड़ जैसा रचना मिलता गया, एक से एक पहाड़ जैसा रचना। पूरा भाग ही, ऐसा कोई बात नहीं है एकदम किनारा पर जैसे लगा कि पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ऐसे ही करके तो पहाड़ जैसी रचना हुई। ये कहता है क्या कि ये संकीर्ण तटीय पेटियों के साथ साथ ऊंचे पर्वतों की भूमि है। ये संकीर्ण तटीय पेटियों के साथ साथ ऊंचे पर्वतों की भूमि है, जलीय अच्छा भूमि है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या सऊदी अरब जिस तरह से मरुस्थल की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब का वो 95% भूमि जो है वो मरुभूमि है। मरुभूमि 95% मरुभूमि, 5% ही ऐसा भूमि है जहां पर कृषि हो रही है। कारण है इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है। इतनी कम वर्षा होती है जिसका अंदाज लगाना मुश्किल है।
उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भारी मान लीजिए वर्षा की कमी के कारण ये क्षेत्र की भूमि क्या हो गया, मरु हो गया। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नदियां है ही नहीं। आप भी सोचिएगा, आपको तो आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से सागर है, चाहे ओमान की खाड़ी हो, लाल सागर हो, अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, फारस की खाड़ी हो, ये सब चारों तरफ से नदी यानी खाड़ी ही खाड़ी है, समुद्र ही समुद्र है, फिर भी इसके अंदर नदियां क्यों नहीं है? इसके अंदर नदियां नहीं है, कारण है इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर वर्षा होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जलीय भाग में देखिए पानी का एकदम अभाव है। मैंने कह दिया कि वर्षा ही नहीं होती तो पानी कहां से आएगा, तो पानी का अभाव है। सूखी घाटियां क्या, दो पहाड़ी बीच की भूमि को घाटी कहते हैं, यानी वहां कुछ नदी भी है जो बरसाती नदी कहते हैं, तो वो सूखा ही रहता है। साल में समझ जाइए 8 महीना 9 महीना सूखा ही रहती है, नदी सूखी रहती है, मात्र 3 महीना थोड़ा सा पानी रहता है। तो वो सूखी घाटियों को वादियां कहा गया है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की जलवायु विषम है और शुष्क है। शुष्क का मतलब हो गया यहाँ की जलवायु गर्म है, और विषम का अर्थ ये हो गया कि दिन में तापमान बहुत ही ऊपर हो जाता है और रात में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। दोपहर यानी मध्य रात्रि के बाद तो एकदम शीतल हवाएं चलने लगती है, ठंड हवाएं, जिससे ठंड का एहसास होता है, और सुबह में दोपहर में बहुत ही हार्ड गर्मी रहता है। ठंड के समय में जो शीतल हवाएं रात में चलती थी उससे भी अधिक शीतल हवाएं चलती है। तो वहां की जलवायु सम नहीं है, वहां की जलवायु एकदम ही विषम है। जिस तरह से भारत जैसे देश पर भारत का अधिकांश भाग में सूरज की सीधी किरण पड़ती है, उसी तरह से यहाँ जो आपका अरब है, अरब में भी सूरज की सीधी किरण पड़ती है। अब रह गया सवाल कि सूरज की सीधी किरण पड़ने से आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि जब यहाँ सूरज की सीधी किरण पड़ती है तो ये क्षेत्र बहुत ही गर्म क्षेत्र होगा। सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जिसको असीर कहते हैं, अरब का सिर्फ एक असीर क्षेत्र है जहां पर वर्षा होती है, वो भी 30 से 51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे भारत में भी बहुत सा क्षेत्र है जी, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, ये सब जैसे राज्य है, क्षेत्र है, उसी तरह से सऊदी अरब में भी क्या है कि अलग अलग क्षेत्र है, जिसमें कि एक क्षेत्र असीर है। असीर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 30 से 51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये क्षेत्र में जो वर्षा होती है तो वहां की भूमि मरुदान है ना। मरु उद्यान का मतलब क्या हो गया कि वह क्षेत्र मरी हुई भूमि में जो कुछ वनस्पतियां उग रहा है, फूल कटीली झाड़ियां उग रहा है, उसको मरुदान कहते हैं। यानी मरी हुई भूमि में जो उद्यान हमारा हो गया मरु उद्यान कहलाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आंधियां चलते रहती है, हवाएं तेज चलते रहती है, बालू की हवा चलती है। जब हवाएं तेज चलती है बालू उड़ते हुए जाता है और एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में आप देखिएगा रेतीला तूफान, और रेतीला तूफान से क्या होता है, बालू के टीले बहुत मिलते हैं। वहां पर ऐसी कोई बात नहीं कि वनस्पतियां नहीं है। जहां मरुद्यान है वहां वनस्पतियां बहुत ही कम है। जैसे उन जगहों पर वनस्पतियों में नागफनी, छोटी जड़ी बूटी हो गया, झाड़ी का झाड़ियां, ये सब है। तो नागफनी हो या छोटी जड़ी बूटियां हो या झाड़ियां हो, ये सब का जड़ क्या होता है, जमीन के अंदर बहुत नीचे तक विकसित होता है, और जमीन के अत्यधिक गहराई तक वो जल जब विकसित होता है तो अंदर से जल को वो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, सिंचित कर लेता है अपने जड़ में पानी को, और उसी पानी का यूज करते रहता है।
तो ये सारे पौधे की जड़ें जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है। कुछ जैसे मैं बताया कि सऊदी अरब का कुछ ऐसा भाग है जहां पर लोग क्या किया, कुआं खोदा और कुआं खोद के नीचे से पानी निकाला। अब मैं आपको बता रहा हूं जहां पर कुआं खोदकर नीचे से पानी निकाल रहा है वहां पर बस्तियां बस गई है। चूंकि पानी का दरकार सबको है तो वहां पर बस्तियां बस गई है। वहां पर लोग जो है से खेती करने का भी शुरुआत किया है। चूंकि कुआं के जल से वो पानी निकाल रहा है और निकालने के बाद मान लिया कुछ खेतों में सिंचाई कर लेता है, तो वहां मुख्य रूप से छोटा मोटा खेत गेहूं का, जौ का, फल का, सब्जियों की खेती होने लगी है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां मिट्टी और बालू ये दोनों को मिलाकर खरबूजे और टमाटर की खेती वहां के लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये फारस की खाड़ी जिसको आप देख रहे हो, ये लाल सागर देख रहे हो। अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इराक पे हमला किया। उसका सैनिक का नाम था गल्फ वार। ये सब जितना है ना ये सब गल्फ कंट्री के अंतर्गत आता है, तो गल्फ वार था। तो सैनिक कार्यवाही का नाम दिया था गल्फ वार। गल्फ वार के तहत वो 27 फरवरी 1991 को वो इराक से कुवैत को अलग कर दिया। इराक से कुवैत को अलग कर, यहाँ कुवैत देख रहे हैं ना, कुवैत इराक के कब्जे में था, इसके कब्जे में था। तो अमेरिका ने युद्ध करके इराक से कुवैत को अलग कर दिया 1991 में, और वो आपको सैनिक का नाम गल्फ वार सैनिक कार्यवाही था। आज मैं मान रहा हूं कि चाहे वो फारस की खाड़ी हो, फारस की खाड़ी को लेकर लड़ाई होता था इराक कुवैत के बीच में। क्यों होता था? यहाँ पर बहुत बड़ा तेल का भंडार था, इतना तेल का भंडार जिसका अंत नहीं है, और तेल लेकर फारस की खाड़ी में हमेशा युद्ध होते रहता था। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है, क्योंकि फारस की खाड़ी में तेल या पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोत है। तो इस तरह से मिला जुला के हम बातें करते हैं तो हमको पता चलता है कि अरब देश जो है, सऊदी अरब जो देश है, सऊदी अरब का नाम उसके वंश के नाम अल सऊद के नाम से सऊदी अरब पड़ा है। वहां की अधिकतर भूमि मरुभूमि है और मरुद्यान जो है वो बहुत ही कम विकसित हुआ है, और वहां के क्षेत्र के लोग अगर निर्भर है तो वो बस तेल के ऊपर निर्भर है। जानते हैं, आप कहेंगे कि सर जब वहां नदियां नहीं है, पीने के पानी का अभाव है, जानते 50% पीने का पानी का वो लोग जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया है? चारों तरफ जो आप समुद्र देख रहे हैं, समुद्र का नमकीन जल या लवणीय जल को ले लेता है, उसको गलवीकरण यंत्र में रख देता है, और गलवीकरण यंत्र में रखकर उसको शुद्ध बनाकर तब पीता है। तो कुछ ना कुछ तो वहां के लोग कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सऊदी अरब के बारे में जितना सारा चीजों को अभी आपको बताने का प्रयास किया, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। याद रखें कि ये चैप्टर जैसे वीडियो बाय वीडियोज आप देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा। मैं आप सारे बच्चों को एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आप ऑनलाइन से कहें जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ से सॉल्व हो रहा है, सारा क्लास की पढ़ाई हो रही है। जिस तरह से आप क्लास में बैठ के पढ़ते थे उसी तरह से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको टोटल क्वेश्चन आंसर भी फेयर करके मिलता है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे फ्यूचर में 1 महीना 2 महीना बाद भी अगर स्कूल खुलता है तो आपका सिलेबस पीछे नहीं रहेगा, आप आराम से पढ़ेंगे। और यूट्यूब पर भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं देख सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, आप इसे मान लीजिए कि YouTube चैनल पे जाएंगे तो आप ये लिख देंगे MM आलम क्लास। बाय द वे आपको वीडियो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, खो गया, तो आप लिख देते हैं MM आलम क्लास। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आपका सारे चैप्टर है ना
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, आप लिख देते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सऊदी अरब, तुरंत ही आपको मिल जाएगा। तो आप चाहेंगे तो हर जगह से क्वेश्चन आंसर ढूंढ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वीडियो में मैं जितना पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, आप जरूर समझे होंगे। बाय द वे, अगर कोई वीडियो आप नहीं समझते हैं उसको 2 बार 4 बार 6 बार आप देखिए, उसके बाद भी आप नहीं समझते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन आंसर आपको अगर पूछना हो तो आप डायरेक्ट हमारे इस नंबर पर पूछ सकते हैं कि सर आज का वीडियो में हमने ये पार्ट पढ़ा, लेकिन हमने यानी इस पार्ट को वीडियो में मैंने देखा, लेकिन हम इस जगह पर ये चीज नहीं समझे हैं। तो आप इसको मान लीजिए कि पूछ सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन याद रहे कि आप ऐसा ना सोचिए कि आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा 2 बार 4 बार 6 बार जितना बार हो समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखिए ये नंबर को। तो आज की वीडियो में हम आपके बीच बस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को लेके आए थे। उसमें हमने आपको वहां का भूभाग, जलीय भाग, जलवायु, वनस्पतियां पढ़ाएं। कल के वीडियो में हम वहां के वन्य जीवन, जन्य जीवन और खनिज संसाधन, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, मैं आज के वीडियो के लिए यहीं रुकता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं। फिर कल के वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।